नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कौन कौन सी खबरें रहने वाली आज न्यूज लाइव में वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ी अपडेट है वो लगातार आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर ही दिखाते चले, जहां पर संविधान दिवस पर कार्यक्रम का किस तरह से आयोजन रखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद आप खबर देखेंगे कि सबल के अंदर किस तरह से हिंसा जो है वो भड़क गई है। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप किस तरह से लगे हैं, आरएसएस की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया। महाराष्ट्र के अंदर सीएम की कुर्सी को लेकर किस तरह से खींचतान जो है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए न्यूज लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। संविधान दिवस के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में। यह कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट को भी जारी किया जाएगा। 1949 में इसी दिन यहां पर संविधान को अपनाया गया था। बताते चले कि देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में यहां आज कार्यक्रम होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ दोनों सदस्यों को यहां पर, यानी कि संसद के जो सदस्य हैं उन्हें संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वागत भाषण देंगे। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ को दर्शाने वाला सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माण, एक झलक, एक भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा टाइटल वाली किताबें लॉन्च होंगी और संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी यहां पर जारी की जाएगी। तो भारतीय संविधान के निर्माण के ऐतिहासिक महत्व और यहां यात्रा वाली शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। बताते चले लगातार, देखिए आज यहाँ संविधान दिवस है, लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम रखा गया है। किताबों का विमोचन भी होगा। लेकिन इस बीच में लगातार भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और ये एक ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरफ से आप देखिए किस तरह से इसमें काम किया गया। ज्यादा तौर पर बताते चले कि हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। आधारभूत संरचना इसका मुख्य गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल आज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। संबोधन होगा राष्ट्रपति की तरफ से और उसके बाद स्वागत का जो भाषण है वो यहां पर स्पीकर की तरफ से भी दिया जाएगा। ताबिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ताबिश, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा कैबिनेट के मिनिस्टर्स के अलावा तमाम जो सांसद हैं उन सबको इसमें बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संविधान दिवस का जो मैसेज है वो यहाँ से दिया जाएगा। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद 2015 में निर्णय लिया गया था कि 26 नवंबर से हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इस आज ही के दिन 1949 में इसको एकीकृत किया गया था। और इसीलिए जब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसे भव्य रूप से मनाती रही है। संविधान दिवस पर हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जो सीधे जनता से जिनका जुड़ाव किया जा सके, जैसे डाक टिकटों के माध्यम से डाक टिकट जारी किए जाते हैं, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, क्विज और कंपटीशन किए जाते हैं। तमाम सरकारी विभाग के अंदर इस तरह के कंपटीशन किए जा सकते हैं जिनसे संविधान के प्रारूप के बारे में जानकारी ली जा सके। हालांकि आज चूंकि जिस तरह से डाक टिकट और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से सिक्के को आज लॉन्च भी किया जाएगा, पुराने सिक्के को ही डाला जाएगा या फिर उसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए, जब भी डाक टिकट जारी किया जाता है तो नए तरीके से किया जाता है, नए प्रारूप में किया जाता है या कोई भी कार्यक्रम किया जाता है। और जब खुद देश के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हो तो नए तरीके से, नए आयाम के साथ कोई भी कार्यक्रम लॉन्च किया जाता है। और इसकी भव्य तैयारियां काफी दिनों से लगातार चल रही थी, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। कल पार्लियामेंट शुरू हुई है और आज पार्लियामेंट इसी वजह से स्थगित की गई थी कि आज संविधान दिवस मनाया जा सके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को अपना संदेश दे सके। संविधान दिवस पर देखिए हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं देश को सीधे संविधान के कुछ बारे में किताबों का भी विमोचन आज होना है। ताबिश, उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास, कौन बिल्कुल सी वो किताबें रहने वाली हैं? बिल्कुल। देखिए,
बिल्कुल, देखिए कुछ किताबों का आज विमोचन किया जाना है। देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी आज कुछ किताबों का विमोचन भी करेंगे। लगभग 3 ऐसी किताबें हैं जिनका विमोचन किया जाएगा और कई भाषाओं में इनका विमोचन किया जाता है, जिससे आसानी से देश के हर वर्ग तक ये किताबें पढ़ी जा सके। और आज खुद राष्ट्रपति महामहिम इनका विमोचन करेंगे। लगभग 3 किताबें ऐसी होंगी जिनका विमोचन किया जाएगा आशा। ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं दिल्ली से कि किस तरह से आज संविधान दिवस का कार्यक्रम रखा गया है और डाक टिकट और साथ ही साथ सिक्का भी लॉन्च किया जाएगा। कुछ किताबों का विमोचन भी होना, अलग अलग भाषाओं के अंदर यहाँ पर आप देखिए संस्कृति को किस तरह से यहाँ पर दर्शाया भी जा सकता है। मैथिली भाषा का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है और भी कई भाषाएं यहाँ पर हो सकती है। ताबिश की तरफ से ये जानकारी दी गई है। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको यूपी लिए चलेंगे और यूपी में संभल के अंदर आप देखिए किस तरह से स्कूल कॉलेज फिलहाल खुल गए हैं। जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने अब यहां पर छोड़ दिया है। प्रशासन पर जफर अली ने कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। डीएम एसपी ने आरोपों को यहां बेबुनियाद बता दिया है। बताते चले, बड़ी घटना संभल के अंदर, बयानों को यहां पर पॉलिटिकल और भ्रामक बताया गया है और गिरफ्तार करने के बाद जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने फिलहाल छोड़ दिया। 25 आरोपी यहां पर जेल भेजे गए हैं, लेकिन उस बीच में लगातार आप देखिए जो घटना है किस तरह से थमने के नाम नहीं ले रही है। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के बाद से ही तनाव का माहौल है और अभी तक इस हिंसा में 7 एफआईआर हो चुकी हैं, 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की तरफ से जानकारी ये दी गई। और साथ ही साथ ये बताते चले कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली को यहां पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का मामला सामने आया था। जफर अली ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संभल में हुए विवाद को भी लेकर किस तरह से सामने रखा। अधिकारियों की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई। पुलिस प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए, लेकिन एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम जो कि डॉक्टर राजेंद्र फैसिया हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जफर अली द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। डीएम एसपी ने जफर अली के द्वारा बयानों को यहां पर पॉलिटिकल और भ्रामक बता दिया और बताते चले कि सर्वे के दौरान यहां पर ये बड़ी घटना देखने को मिली थी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सर्वे करने की बात कही गई कि इस मस्जिद का सर्वे होना चाहिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इसी के दौरान संभल में बवाल जो है वो मच गया। उप जिला मजिस्ट्रेट दीपक चौधरी यहां पर इसकी जांच करेंगे और संभल शहर का ये पूरा मामला आज देखा गया। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरह से वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर संभल के अंदर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। सुबह पीसी कर ली थी, इसलिए शाम को पीसी की आवश्यकता नहीं थी।
किंतु अभी जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा पीसी की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया, और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं, इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। अच्छा चला गया। जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:38 जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया, और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए, और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। ये कोर्ट का ऑर्डर है, और उन्होंने बोला कि हमें सूचना नहीं दी, जबकि इस कोर्ट के ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिख रखा है कि मैं रमेश सिंह राघव अधिवक्ता को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल, जिनकी ओर से ये ऑर्डर हुआ था, उन्होंने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूं, और कि सर्वे की शेष कार्रवाई करने हेतु 24 नवंबर 2024 को प्रातः काल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने हमें रात्रि में एक पत्र दिया। वो पत्र ये है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए, सायंकाल का समय था, एवं इतने ही व्यक्ति की उपस्थिति में सर्वे का कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सका। वहां उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बार बार सर्वे की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी। अतः भविष्य में पुनः सर्वे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन हो सके। ये मेरी प्रति थी, और एक कप्तान साहब को इन्होंने प्रति दी थी। इस प्रति के क्रम में ही जो अभी मैंने बोला, 23 तारीख को, जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, पर इसी के साथ दूसरी बात भी थी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। और यही कॉपी अगले दिन सुबह जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बोली, वो उन्होंने बोली कि कोर्ट का ऑर्डर 4 बजे का है, जबकि मैंने अभी आपको बताया कोर्ट का ऑर्डर 2:38 का है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता, जबकि हम 5 से 5:30 के बीच जामा मस्जिद की ओर प्रस्थान कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कुछ बातें बोली जो कप्तान साहब भी जवाब देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद जो आगे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने।
फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमन से चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य, वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट, और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितना भी जिलाधिकारी के द्वारा जो सर्वे की अनुमति दी गई थी वो गलत है। तो इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरी बातों को यहां पर बेबुनियाद बताया गया। और इसी बीच में आरएसएस नेता का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां पर संभल दंगे के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है, इस तरह से इंद्रेश की तरफ से यहां पर बड़ी बात कही गई। उपचुनाव में हार के बाद, बौखलाहट के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल यहां पर आप देखिए किस तरह से आज संभल जाएगा। 12 सदस्यों का ये प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचेगा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे यहां पर इसकी अगुवाई करेंगे। और साथ ही अगुवाई में आप देखिए सपा का प्रतिनिधि मंडल आज संभल पहुंचेगा और उसके बाद किस तरह से स्थिति का आंकलन किया जाएगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी और रिपोर्ट जो है वो अखिलेश यादव के पास ले जाई जाएगी। और उसके बाद अब इस पर किस तरह से समाजवादी पार्टी काम करेगी, ये बड़ी बात यहां देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया कि ये पूरा दंगा यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भड़काया गया है, ये पूरा कांड जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से करवाया गया है। इस बीच में लगातार आप देखिए एक एक अपडेट आपके सामने, लेकिन फिलहाल डीएम जिस तरह से अपनी बात को सामने रख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सारे जितने भी आरोप लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। पानी को बदलने की बात हो रही है, जो हर शुक्रवार को बदला जाता है। यहां पर सर्वे को लेकर बात उठी थी और उसके बाद ही पूरा बवाल यहां पर मच गया। विजेंद्र सिंह हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। विजेंद्र, जिस तरह से आरएस नेता की तरफ से भी यहां पर आप देखिए बड़ा बयान जारी किया गया, उन्होंने सीधा वार समाजवादी पार्टी पर कर दिया है, लेकिन उससे पहले ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर संभल के स्तर से देखा था तो बवाल हुआ था, बहुत ही भयंकर था, जिसका मंजर पूरे भारत में देखा और जिसकी लपटें दिल्ली तक पहुंची और उस पर राजनीति हो रही है। लेकिन आज की बात करें तो स्थिति एक फिलहाल सामान्य दिखाई दे रही है। स्कूल कॉलेज खोल दिए गए, हालांकि इंटरनेट जो व्यवस्था है उसकी जो अवधि है वो और 24 घंटे बढ़ा दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या हालात निकलते हैं, लेकिन इस पर जो है इस समय राजनीति बहुत तेज हो रही है। जी, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की तरफ से दंगा कराया गया क्योंकि उपचुनावों में हार हुई, उसकी बौखलाहट है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है, जो पूरा बवाल हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं राजनीति और ज्यादा तेज होती जा रही है। जहां अखिलेश यादव पूरा ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पूरी तरह से समाजवादी को जिम्मेदार इस बवाल के लिए ठहरा रही है। अगर बात करें, जैसे यहाँ हमने तस्वीरों में भी दिखाया। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि संभल के अंदर किस तरह से घटना चल रही है, लेकिन सीधा आपको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुना देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन होता है और फिर इसके बाद एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान की जो 13 समितियां बनी थी, उनमें जो महत्वपूर्ण समिति थी
ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्हें संविधान के वास्तुकार के रूप में भारत का संविधान कैसे होना है, कितनी धाराएं होंगी, कितने अनुच्छेद होंगे, क्या क्या इसमें बंद और बंद होंगे, इन सभी बातों को समाहित करने की दिशा में जिस कमेटी को कार्य करना था वह दायित्व दिया गया भारत माता के महान सपूत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अनेक सत्र इस दौरान संविधान सभा के हुए और भारत के संविधान के अलग अलग सत्रों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग भारत की जनता के अनुरूप न्याय, समता और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए अनेक सत्रों के माध्यम से जो निचोड़ आया। कभी आप देखेंगे 10 वॉल्यूम में भारत के संविधान सभा में हुई विभिन्न बहसों पर कितनी सार्थक बहस है। आज भी वह हमारी विधायिका के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए और हमारी कार्यपालिका के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में वह डिबेट हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, भारत की याद के बारे में एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है, वे डिबेट मूल रूप से नहीं, उसका एक निचोड़ जो लेके आना था वह भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की स्वाधीनता के अमृत काल में हम भारत के संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारंभ कर रहे हैं। और अमृत महोत्सव वर्ष भारत के संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। यहां पे केवल नागरिक अधिकार की ही बात नहीं होनी है, बल्कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जिनके प्रयास से, जिनके दूरदर्शिता के कारण आज हम संविधान सभा का दिवस के इस आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं, जिसे उन्होंने आज से 10 वर्ष पहले पूरे देशवासियों को कहा था, जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक के बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तब उन्होंने कहा था कि समय आ गया है जब हम भारत के संविधान दिवस को भी एक सार्वजनिक महत्व का दिवस मान करके इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना सीखें। और फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया और नोटिफिकेशन जारी करवाने के बाद 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस का एक कार्यक्रम इस भव्यता के साथ पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद में हम लोगों ने नागरिक कर्तव्यों को लेकर के इस पे एक डिबेट भी करवाई थी। लगातार इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 2019 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित करके इस पर एक दिन का पूरा सत्र ही नागरिक कर्तव्यों को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आयोजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और कितना बड़ी बात है कि भारत की हर जाति, मत, मजहब के लोगों को
जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत ने जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है, तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था, उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। याद रखना, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले उन तमाम देशों में महिलाओं को मताधिकार की यह शक्ति भारत से बाद में प्राप्त हुई। और अब तो भारत उससे भी आगे बढ़ चुका है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके आने वाले समय में विधायिका में जाने वाला सदस्य 1/3 अब केवल पंचायती नहीं बल्कि महिला सदस्य भी संसद और विधानसभाओं में चुन करके आने वाले समय में परिसीमन के बाद जाएंगे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर दिया। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है, समानता के भाव के साथ भी जोड़ता है और संविधान निर्माताओं। चलिए, तो फिलहाल लखनऊ से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, किस तरह से संविधान दिवस का जो कार्यक्रम रखा गया है उस पर भी वो चर्चा कर रहे हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं लखनऊ के अंदर। और लगातार आप देखिए अपनी जो उपलब्धियां हैं वो तो गिनाने की कोशिश हुई, लेकिन संविधान के महत्व को लेकर भी वो बात सामने रख रहे हैं कि कितना महत्व भारत का संविधान रखता है और किस तरह के अधिकार किन किन लोगों को वो देता है। तो बहुत ही कड़ाई और मेहनत के साथ संविधान को बनाया गया, जिसका आज आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है और जन जन तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल न्यूज लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।